Hello, good morning and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and today I am back with our part 10 of ESIC test series number 1. Here I am with some of the important questions जो आपके ESIC point of view से बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं. So one by one हम इन questions को discuss करेंगे और साथ में इनको बैठ के solve करेंगे. ठीक है? उससे पहले I want to say कि kindly share, subscribe and like our channel and then we will start our session. Okay, so let's start with our very first question. Okay, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में बोला क्या गया है? So the question says a client is there, he is having the sickle cell anemia disease. Sickle cell disease is admitted with a diagnosis of pneumonia. Which nursing intervention would be the most helpful to prevent a vaso-occlusive crisis? So the option says, let's move to the options. Option number 1, it says that obtaining a blood pressure every 2 hourly. Next option, option number B, it says that administering the pain medication, that is every 3 to 4 hourly as per ordered by the physician. The next option, option C, says that monitoring the ABG, that is arterial blood gas analysis result. The option D says that administering the IV fluid at an ordered rate of 200 ml per hour. So what according to you will be the right nursing intervention in case of the client who is having sickle cell anemia along with pneumonia and having a vaso-occlusive crisis? So which nursing intervention would you prefer? Okay. Rakhi is here with us. Good morning, Rakhi. And Rakhi has given the answer D. Okay, anybody else? Okay, Rakhi says option D is the correct option. Now let's see how it will be the correct option. It is the correct option. Option D will be the right answer, but how it will be वो देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज अ क्लाइंट विद सिकल सेल डिजीज की बात की है. बेटा आपको पता होगा सिकल सेल डिजीज इज अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल शेप होती है वो आरबीसी की, वो अब नॉर्मल शेप में चेंज हो जाती है. मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारे आरबीसी कुछ इस तरीके के दिखते हैं. ठीक है, लेकिन सिकल सेल डिजीज में क्या होएगा, ये जो आरबीसीज हैं ये अपनी शेप को चेंज कर देंगे और बिल्कुल कैसी शेप ले लेंगे, सिक्कल की तरह शेप ले लेंगे, या फिर जो क्रिसेंट मून होता है उसके जैसी शेप जो है ये एक्वायर कर लेते हैं. अब इस शेप की वजह से क्या होगा, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन द क्लाइंट हु इज हैविंग दिस सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट बोला है कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ निमोनिया मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन भी हो गई है. क्वेश्चन पूछता है कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे टू प्रिवेंट द वेजो-ओक्लूसिव क्राइसिस. बेटा ये जो वेजो-ओक्लूसिव क्राइसिस है ये हमेशा होता है इन द क्लाइंट हु आर हैविंग द सिकल सेल डिजीज या फिर सिकल सेल एनीमिया जिनमें होता है. तो होगा क्या कि जब जैसे नॉर्मली अगर हमारे आरबीसीज हैं तो वो सर्कुलेशन में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनसे फ्लो करते रहते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, जो शेप है बेसिकली आरबीसीज की वो चेंज हो गई है, सिकल शेप हो गई है. तो क्या होगा, जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसमें से नॉर्मल आरबीसीज तो नॉर्मली पास कर जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास शेप हो गई है सिकल सेल. तो यहाँ पे क्या होंगे, n
नंबर ऑफ जो सिकल सेल आरबीसीज हो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे जो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस का मतलब क्या है कि जो आरबीसीज हैं उन्होंने आपकी ब्लड वेसल्स को, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो ब्लड आगे जो है, यहाँ पे ब्लड जो है वो आगे फ्लो नहीं करेगा। अगर ब्लड आगे नहीं फ्लो करेगा तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी जो आपके अदर आगे के इसके जो बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होएगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको ये ब्लड सप्लाई जानी थी, वो कैसा हो जाएगा, इट विल बेसिकली बिकम इस्चेमिक। इस्चेमिक दैट इज, उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है दैट विल नॉट बी देयर, तो जो बेसिकली आपके पास ऑर्गन है उसमें सिजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, इस्चेमिक वो हो जाएगा, एंड दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द पेन। ठीक है, पेन भी इसमें पेशेंट को देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। सो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप इस वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए क्या इंटरवेंशन करोगे, तो ऑप्शन डी इन्होंने बोला है विल बी द राइट आंसर, दैट इज यू विल एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड जो आपको फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है, दैट इज एट द ऑर्डर रेट ऑफ 200 ml पर आवर। इतना आप बेसिकली जो आपका फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करोगे ताकि ये जो ओकल्शन ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो बेसिकली फ्लश आउट हो जाए। सो दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें इन तीन ऑप्शंस की, दैट इज मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर, एडमिनिस्टरिंग द पेन मेडिकेशन, एंड नेक्स्ट वन इज योर एबीजी एनालिसिस। तो ये जो है दे आर बेसिकली गिविंग यू पेन असेसमेंट, आपको सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट, पेन बाद में होगी, सबसे पहले हमें ऑक्लूसिव जो क्राइसिस हुआ है उसको अब रिमूव करना है। तो अब जब आईवी थेरेपी, आईवी हाइड्रेशन दोगे, देन दैट वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है, और ये जो ब्लड प्रेशर है और एबीजी एनालिसिस, दीज आर द पार्ट ऑफ असेसमेंट, नॉट द ट्रीटमेंट। ठीक है जी, सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वेरी वेल सेड राखी। Okay, now let's move towards the rationale, that is option D, administration of the IV fluids will be the right answer, because जो आपके पास हाइड्रेशन है, IV थेरेपी है, that is basically used to prevent the basically slowing of the blood, that is the occlusion को stop करने के लिए हाइड्रेशन is very very important। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ओपीजी सेक्शन से पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज कि जो सर्कलेज है, द सर्कलेज इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से पूछा है बेसिकली सर्कलेज हम इन पर्टिकुलर ऑप्शन में से किस पर्टिकुलर इस डायग्नोसिस में परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट कंप्लीट अबॉर्शन, second is your incomplete abortion, then threatened abortion, and the last option says that incompetent cervix। so according to you सर्कलेज जो है आपके पास, जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो आप किस पर्टिकुलर प्रोसीजर में या किस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में आप परफॉर्म करते हो। ओके, कंवलजीत कौर सहोटा इज विद अस। गुड मॉर्निंग कंवलजीत। Okay, Rakhi is with option D. Okay. I want everyone जो लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं वो सब आंसर दें साथ साथ में। Okay, Sushma Thakur is there. Good morning, Sushma. Option D, she is saying. Okay. Anybody else?
कंवलजीत सेड ऑप्शन डी. ओके, सो मैक्सिमम आप बोल रहे हो कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली आपका राइट है आंसर. दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. जो आपका सर्कलेज है, सर्कलेज बेसिकली बेटे होता क्या है? इट इज मिनिमल बेसिकली अ सर्जिकल इंटरवेंशन जो हम परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ योर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स. अब सबसे पहले पढ़ते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स क्या होता है. बेटा इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है इनसफिशिएंट सर्विक्स. मतलब जो आपके पास सर्विक्स है आपका, दैट इज द लोअरेस्ट पार्ट ऑफ योर यूट्रस, दैट इज नॉट दैट कैपेबल कि वो जो प्रेगनेंसी है उसको होल्ड करके रख सके. तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में होता क्या है, नॉर्मली बेटे आपका जो सर्विक्स होगा इन केस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, जब तक मतलब टर्म नहीं आए 37 to 42 वीक से पहले क्या रहेगा, हमेशा वो क्लोज रहता है. लेकिन इस इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में होता क्या है कि आपके जो टिश्यूज हैं या फिर आपके सेल्स जो हैं सर्विक्स के, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीकेंड हो जाते हैं. ठीक है, सो देयर विल बी वीकेंड सेल्स और टिश्यूज ऑफ द सर्विक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपका जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ठीक है, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ सर्विक्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स भी अर्ली प्रेगनेंसी में, दैट इज बिफोर 37 वीक्स ही आपके जो सर्विक्स है दैट विल ओपन एंड शॉर्टन इट्स लेंथ. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होएगा, द बेबी कैन बेसिकली, जिसकी वजह से हमारे पास प्री मेच्योर बर्थ जो है वो हो सकता है, दैट इज प्री टर्म डिलीवरी कैन हैपन. ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग ऑफ सर्विक्स एट द अर्ली प्रेगनेंसी. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बेटे हम एक सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं जिसका नाम है सर्कलेज. तो सर्कलेज में हम करते क्या है, जो बेसिकली आपके पास सर्विक्स वीकेंड हो गया है उसकी हम क्या कर देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं. सो वी बेसिकली परफॉर्म द बेसिकली सूचरिंग दैट कैन बी डन ट्रांस एब्डोमिनली भी हम कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनली भी हम करते हैं. तो सूचर्स बेसिकली अप्लाई कर देते हैं ऑन द सर्विक्स पार्ट, सो दैट कि आपका जो सर्विक्स है टिल टर्म मतलब 37 to 42 वीक्स तक बेसिकली जो प्रेगनेंसी है या जो बेबी है, फिटस है, उसको होल्ड करके रख सके. सो दैट इज कॉल्ड योर सर्कुलेज. सो द ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी. So I hope this question is clear to you. Now let's move towards the rationale. That is option D is the right answer, incompetent cervix. सर्कुलेज की अगर हम बात करें तो इट इज अ ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स अ टेम्परेरी सुइंग. मतलब सिलते हैं हम सर्विक्स को विद द हेल्प ऑफ सूचर, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे. ठीक है, लेकिन जब टर्म आ जाएगी, मतलब 37 to 42 वीक्स का जब टाइम आएगा, टर्म बेसिकली आ जाएगी, तो उस टाइम पे हम इस सूचरिंग को बेटे रिमूव कर देते हैं. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली हेल्प टू होल्ड द प्रेगनेंसी इन द यूट्रस. और एक और चीज बताई हुई कि अगर आपके पास पूछा जाए इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विकल इनसफिशिएंसी. ठीक है, so this was basically the right answer. Now let's move towards your question number 3. तो question number 3 क्या बोल रहा है? Question number 3 says कि the nurse is basically caring for a client who is having anemia. अब डिजीज कंडीशन दी गई है अनीमिया, which having a clinical manifestation symptom दिया है, that is one for a specific type of hemolytic type of anemia. कौन सा अनीमिया? हिमोलिटिक टाइप ऑफ अनीमिया में पूछ रहा है कि कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन सा सिम्टम जो है बहुत ज्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो दैट इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज योर जॉन्डिस, सेकंड इज योर एनोरेक्सिया, देन टेकिकार्डिया एंड द लास्ट ऑप्शन सेज फटीग. So what according to you will be the clinical feature in case of hemolytic type of anemia?
Okay. Kanwaljit says option A. Let's discuss about this hemolytic type of anemia सबसे पहले, ठीक है? So Kanwaljit, your option is right. That is option A is the right answer. Jaundice will be the clinical manifestation जो आपको देखने को मिलेगा in case of your hemolytic type of anemia. और अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है अनीमिया इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, हेमोलिटिक टाइप होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है, मैगैलोब्लास्टिक पर्नीशियस अनीमिया, डिफरेंट टाइप, एन नंबर ऑफ अनीमियाज के टाइप हमारे पास होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछा गया है, हेमोलिटिक टाइप ऑफ अनीमिया के बारे में हमारे पास यहाँ पे पूछा हुआ है और बोल सके कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा इसमें. तो बेटा अगर हम हेमोलिटिक टाइप ऑफ अनीमिया की बात करें, हेमोलिटिक टाइप ऑफ अनीमिया में होता क्या है कि आरबीसी स्टार्टेड टू बी डिस्ट्रक्टेड. जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे, ठीक है? मतलब अगर हम बात करें आरबीसीज का लाइफ स्पैन नॉर्मल एडल्ट में होता है 120 डेज, तो उनके लाइफ स्पैन से पहले ही वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट होना, टूटना शुरू हो जा रहे हैं उससे पहले ही, ठीक है? तो मोर देन दे आर फॉर्म, इतने तो वो फॉर्म भी नहीं हो रहे, मतलब इतने ज्यादा आरबीसी बन नहीं रहे हैं बॉडी में जितने ज्यादा वो क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं. और दिस आरबीसी डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस हम बोलते हैं. जब आरबीसीज की क्या हो रही है, हमारे पास डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रही है, सो दैट इज योर हीमोलाइसिस. इसीलिए हम इसको बोलते हैं हीमोलिटिक टाइप ऑफ अनीमिया. अब इन्होंने पूछा था क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो बेटे एक बात है आपको पता होगी ये चीज, जब भी आपके पास आरबीसीज हैं तो जब ये आरबीसीज क्या होते हैं, हीमोलाइज होते हैं, मतलब टूटते हैं बेसिकली. जब व्हेन देयर इज बेसिकली वी कैन से दैट आरबीसीज टूट रहे, हीमोलाइसिस हो रही है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है दैट इज योर बिलीरुबिन, ठीक है? जब बेसिकली आरबीसीज टूटते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो निकलता है, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है दैट इज योर बिलीरुबिन, ठीक है? अब बिलीरुबिन क्या होता है, कहाँ पे जाके, लिवर में जाके अनकॉन्जुगेट फॉर्म से कॉन्जुगेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और स्टूल या फिर यूरिन के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैकोबिलिन या फिर यूरोबिलिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये है नॉर्मल प्रोसेस. लेकिन हिमोलिटिक में हम क्या बोल रहे थे बेटे कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में आरबीसीज जो है वो टूट रहे हैं, एन नंबर ऑफ आरबीसीज हमारे पास टूट रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बिलीरुबिन की प्रोडक्शन भी साथ में होगी. और इतना ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा कि लीवर जो है वो इतने ज्यादा बिलीरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज योर जॉन्डिस. येलोइश डिस्कलरेशन हमें बॉडी में देखने मिलेगी, स्पेशली इन द स्क्लेरा ऑफ योर आईज, एज वेल एज आपकी जो बॉडी है वो पेल होना शुरू हो जाएगी. एंड दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ योर जॉन्डिस, दैट इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, मिकोजा एंड द बॉडी. सो द क्लिनिकल फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर जॉन्डिस इन केस ऑफ हेमोलिटिक अनीमिया. Okay, I hope this question is clear to you. Let's move towards the rationale. Option A is the correct answer, jaundice. Now let's move towards our option number, that is question number 4. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, that is related to your nursing foundation से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है. और ऑप्शन के क्या बोलता है क्वेश्चन, that is the gradual decrease in the body temperature after the death. तो ग्रेजुअल जब टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो जाता है आफ्टर द डेथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन से लिवर मोटिस, द सेकंड ऑप्शन से अल्गोर मोटिस, द थर्ड ऑप्शन से राइगर मोटिस एंड द फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हाइपोथर्मिया, हम उसको बोलते हैं. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द राइट आंसर. Okay, Shushma Thakur says option D. Okay, anybody else? What will be the right answer?
ओके तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डेथ हो गई है पर्सन की, तो जब बंदे की मतलब कोई पर्सन है बेसिकली उसकी डेथ होती है तो क्या हो गया, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज हो गया, देयर इज डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ। तो आपको अगर ऑप्शंस की बात करें तो 3 मोटिस हमारे पास यहाँ पे दिया। एक चीज बता दो बेटा, जो वर्ड मोटिस है, मोटिस का मतलब ही होता है डेथ या फिर एब्सेंस ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो इन्हीं में से ऑब्वियसली आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास दैट इज जो हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होता है जब आपके पास जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, दैट इज बिलो द नॉर्मल रेंज। ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। लेकिन ये कब होता है, व्हेन द पर्सन इज लिविंग कंडीशन में है। ठीक है, तो हमारे पास इन 3 ऑप्शंस में ही मतलब हमारे पास राइट आंसर होगा। राइट, सबसे पहले बात करते हैं लिवर मोटिस की। तो लिवर मोटिस हमेशा याद रखना लास्ट स्टेज होती है जो हमारे पास इस मोटिस की होती है। ठीक है, जब भी जो डेथ होती है उसमें जो साइन एंड सिम्टम आते हैं, लास्ट स्टेज होती है हमारे पास लिवर मोटिस। तो इस लिवर मोटिस में बेसिकली होता क्या है, ब्लड पूलिंग होती है। क्या होती है, जो आपके पास ब्लड है दैट स्टार्ट टू बी पूल, दैट इज ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो क्या ब्लड जो है वो कहाँ सर्कुलेट, डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाता है। मतलब जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, आपकी लेग्स हैं, आपके फीट है, वहां पे जाके ब्लड जो है वो सर्कुलेट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इसको हम और क्या बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोस्टेसिस। ठीक है, हाइपोस्टेसिस भी हम इस लिवर मोटिस को बोलते हैं, इन विच ब्लड पूलिंग इज देयर टुवर्ड्स योर लोअर एक्सट्रीमिटीज। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज टुवर्ड्स योर एल्गोर मोटिस। तो एल्गोर मोटिस में क्या होता है, दैट इज जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है आफ्टर द डेथ। एंड द थर्ड इज योर राइगर मोटिस। तो राइगर मोटिस में बेसिकली बेटे होता क्या है कि आपके पास जो मसल्स हैं बेसिकली वो स्टिफ हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं आफ्टर द डेथ। सो दीज आर सम काइंड ऑफ मोटिस। अगर हम ब्रीफली इसको अगर डिस्कस करेंगे तो बेटा मोटिस मैंने पहले बताया, मोटिस वर्ड का मतलब ही है क्या, डेथ। तो मोटिस जब भी आपके पास आएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कैसे याद रखोगे, PARL, पैरल की फॉर्म में बेसिकली हमेशा मोटिस होते हैं। अगर मैं बात करूंगी बेटा P की, P स्टैंड्स फॉर पैलर, मतलब दिस इज द फर्स्ट मोटिस जो हमारे पास होता है। जैसे ही पर्सन की डेथ हुई तो पर्सन की बॉडी जो है ब्लड पूलिंग की वजह से पहले येलोइश होना शुरू हुई, पेलनेस स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। सेकेंड विल बी योर एल्गोर मोटिस, जिसमें जो बॉडी है बेसिकली पेशेंट की वो क्या है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब हम बोलते हैं ना आफ्टर द डेथ उसकी बॉडी जो है वो ठंडी पड़ गई, तो दैट इज योर एल्गोर मोटिस। नेक्स्ट इज योर राइगर मोटिस। अब राइगर मोटिस में क्या होएगा, जो भी उसके मसल्स है बॉडी के वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ेंगे, बिल्कुल स्टिफ होंगे, स्टिफनेस हमें देखने को मिलती है। और जो लास्ट हमारे पास मोटिस आता है दैट इज योर लिवर मोटिस। तो लिवर मोटिस में क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लड पूलिंग होगी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की तरफ जो आपके पास ब्लड है वो जाना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी। और इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जो स्किन की डिस्कलरेशन होना शुरू, जो स्किन है आपकी रेडिश से बिल्कुल पर्पलिश डिस्कलरेशन, ब्रूजीनेस हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ योर लिवर मोटिस। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, ये में हमारे पास कुछ केसेस था दैट इज रिलेटेड टू योर मोटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लास्ट MNS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू योर मोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's move towards your question number 5 which is the last question of today's series, that is क्वेश्चन क्या बोलता है बेटे, दैट इज विच ड्रग बेसिकली कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी ड्रग जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी ड्रग कॉज करती है ग्रे बेबी सिंड्रोम। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज जेंटामाइसिन, B option says chloramphenicol, C option says tetracycline and the D last option says the penicillin. So what according to you will be the right answer? Kanwaljit, option B, Algor motis. Okay, it was right, Kanwaljit, option B. Okay, now what will be the answer of this question? That is question number 5.
Okay, Kanwaljit says option B will be the right answer. Okay, anybody else? Sushma is option B. Okay. चलो, anybody else? चलो जी, ठीक है, आपने बोला कि ऑप्शन बी जो है हमारे पास क्लोरमफेनिकोल विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बार बेसिकली ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो पूछा गया है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से ये होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लोरमफेनिकोल की वजह से बेसिकली ये पर्टिकुलर दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। तो बेसिकली बेटे होता क्या है, जब भी बेसिकली कोई न्यूनेट है, इन्फेंट है, दैट इज कब तक ये ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, दैट इज अप टू 2 years ऑफ एज तक ये हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी बेसिकली जो न्यूनेट है इस क्लोरमफेनिकोल को कंज्यूम करता है, तो उसका जो बेसिकली लिवर है दैट इज नॉट एबल टू मेटाबोलाइज दिस पर्टिकुलर क्लोरमफेनिकोल, जिसकी वजह से हमें ये ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। इस ग्रे बेबी सिंड्रोम में होता क्या है बेटे, फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन, जो आपके पास इन्फेंट है उसकी स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगी, मतलब उसकी स्किन कैसी दिखना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ग्रेइश, दैट इज एशन ग्रे हम इसको बोलते हैं, एशन ग्रे। एशन ग्रे स्किन डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ द इन्फेंट। इसके साथ साथ उसका जो एब्डोमेन है, मतलब उसका जो एब्डोमेन है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टेंड हो जाएगा। ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाएगा, स्किन डिस्कलरेशन बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, और उसके जो नेल्स हैं, फिंगर्स हैं, उसकी स्किन भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी। ठीक है, एंड देयर इज बेसिकली सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर भी हमें इन्फेंट में, या फिर जो आपके पास चाइल्ड है जिसने क्लोरमफेनिकोल को कंज्यूम किया और वो मेटाबोलाइज नहीं हुई है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज कंडीशन दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एन नंबर ऑफ टाइम्स हमसे पूछा गया है एग्जाम्स में। अब हमने डिस्कस कर लिया ग्रे बेबी सिंड्रोम, अब हम बात करते हैं आफ्टर द ग्रे बेबी सिंड्रोम। ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम अगर पूछ लेता है, अगर आपसे पूछा ग्रे बेबी तो आप बता दोगे कि क्लोरमफेनिकोल की वजह से हो रहा है। अगर मैं पूछती हूँ ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये किसकी वजह से होगा, दैट इज जो हमारे हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से, कंजेनिटल जो साइनोटिक बेसिकली हार्ट डिफेक्ट्स है बेटे, उनकी वजह से बेसिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, साइनोसिस हो जाता है बच्चे में। ठीक है, और अगर मैं बोलती हूँ दैट इज रेड बेबी सिंड्रोम, रेड बेबी सिंड्रोम, तो रेड बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, कौन सा, पर्वो वायरस, दैट इज पर्वो वायरस की वजह से बेसिकली ये रेड बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमने डिस्कस कर लिया दैट इज योर रेड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, पर्वो वायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली ये रेड बेबी सिंड्रोम बच्चे में हो सकता है, जिसमें अरिदमा वगैरह या फिर रेडिश स्किन डिस्कलरेशन बच्चे की देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके पास एक और सिंड्रोम आता है ऐसा ही बेटे, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम बेटा, ये ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हमें कब देखने को मिलता है, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर फोटोथेरेपी, जो हम फोटोथेरेपी लाइट देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज योर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, जो हम जॉन्डिस के केस में देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिंड्रोम से अगर क्वेश्चन आ जाए, तो हमने ग्रे बेबी के साथ साथ बेटा 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, दैट इज रेड बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड द लास्ट वर योर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर राशने। वही चीज बताइए कि ये जो आपके पास ग्रे बेबी सिंड्रोम है, इट इज कैरेक्टराइज एडवर्स रिएक्शन है जो हमें क्लोरमफेनिकोल का देखने को मिलता है, दैट इज कैरेक्टराइज बाय क्या सिम्टम होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हीमोडायनेमिक कोलैप्स, वही सडन बीपी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, एंड देयर विल बी एशन ग्रे डिस्कलरेशन जो हमें न्यूनेट्स में या फिर बच्चों में बेसिकली देखने को मिलती है। So this was the answer, that is option B was the right answer. So okay, this was all from my side. We are done with our basically 5 question, that is the part 10 of ESIC series. अब कल मिलते हैं on the same timing. Thank you so much.